हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आप बहुत मज़ेदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और आपका स्वास्थ्य वगैरह बहुत अच्छा होगा। यूजुअली वायरल का टाइम चल रहा है तो थोड़ा बहुत डावाडोल स्थिति बनी है। तो आज की जो स्थिति है, मतलब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो आज हमारा डे 7 है संभव सीरीज का। और अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू हैव, एंड इट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स मेटाबॉलिज्म। तो यूजुअली जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो काफी इंटरेस्टिंग है। शुरुआत में कार्बोहाइड्रेट्स की जब बात की जाती थी तो हमको ऐसा ऐसा ही लगता था कि ये बस एक एनर्जी गिविंग कंपाउंड है जो आपको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, या तुम बोल सकते हो सिंपल फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी में हम इसको यूज करते हैं। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट्स होते गए और साइंस में, तो हमको ये चीज समझ में आने लगी कि कार्बोहाइड्रेट का एक ही फंक्शन नहीं है कि बस वो सोर्स की एनर्जी का सोर्स की तरह काम करता है। कार्बोहाइड्रेट्स और भी बहुत सारी चीजों में काम करता है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमको याद रखना चाहिए वो है आपका एज अ रिकग्निशन मॉलिक्यूल ये काम करता है। अगर आपने कभी सेल बायोलॉजी डिटेल में पढ़ा होगा या नॉर्मल भी अगर आपने सेल बायोलॉजी पढ़ा होगा, तो आपने सुना होगा कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स करके कुछ चीजें मिलती है। ऑब्वियसली ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड में जो ग्लाइको वर्ड है वो कार्बोहाइड्रेट को ही डिफाइन कर रहा है। और वहां से फिर और डिटेल में हमको समझ में आने लगा कि देर आर डिफरेंट फंक्शंस और वेरियस फंक्शंस रिलेटेड टू दिस बायोमोलिक्यूल, नॉट ओनली रिलेटेड टू एनर्जी गिविंग कंपाउंड। आई बात समझ में, सिंपल वर्ड्स है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट जो है वो सभी बायोमोलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें तो इट इज वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर। सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से इसका पूरा काम चल जाता है। इसके अलावा इसमें और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है ना। कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ फंक्शनरीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाती है इसकी। और ये मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है ऑन द प्लैनेट। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्लांट्स देख लो अपने आसपास, सेल्यूलोज, स्टार्च, बहुत सारा सब कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को याद रखना है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, दिस इज अवर डे 7। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा है 7वां दिन और 60 डे की सीरीज चल रही है हमारी, जिसका नाम है संभव सीरीज, विच इज रिस्पॉन्सिबल, और आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर सिलेक्शन अ रियलिटी। संभव करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना। और दिस इज द थर्ड लेक्चर रिलेटेड टू दी बायोकेमिस्ट्री। तो अगर हम बात करें, ये सीरीज किस किस के लिए है, सीएसआर नेट के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप डीआईएफआर का जीजीडब्ल्यू दे रहे हो तो उसमें भी, और आईआईटी जैम में। ये कॉमन मेजर एग्जाम लिखी है जो ज्यादातर लोगों को पता है, बट सभी बायोलॉजिकल एंट्रेंसेस में ये काम कर जाएगी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ आज के जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो आज काफी सारा लेक्चर डिस्कस होगा, बट वही हम लोग क्रिस्प और बहुत ज्यादा डेप्थ को तो कवर कर ही रहे हैं हम लोग, बट बहुत ही स्पीड से चलाएंगे लेक्चर को। तो पहली चीज, वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, उनका इंट्रोडक्शन, बेसिक स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट। फिर वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन, क्या क्या क्लासिफिकेशन है उसके, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स वगैरह एंड ऑल। एंड देन एन इंपॉर्टेंट पार्ट, द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म से अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म एटलीस्ट आपको पढ़ के जाना चाहिए, बाकी आप लिपिड और प्रोटीन्स का नहीं भी पढ़ते हो तो चल जाता है। न्यूक्लिक एसिड्स का भी सो ही है, बहुत ज्यादा सवाल उससे भी नहीं आते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें, एचएमपी वगैरह और बहुत कुछ होता है इसके अंदर। हम लोग ग्लाइकोलिसिस को थोड़ा बहुत देख लेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस देख लेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल देख लेंगे और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म देख लेंगे। ठीक है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों आ जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म की जब बात करूंगा तब थोड़ा बहुत वहां पे बात करेंगे। नाउ सी, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का सीधा सीधा मतलब होता है ऐसा कार्बन जो हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जो पानी के साथ में है, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोकार्बन। आई मीन सॉरी, कार्बोहाइड्रेट नॉट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इज द हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, तो दिस इज योर कार्बोहाइड्रेट। हम नॉर्मली इसको, जो कार्बोहाइड्रेट है, इसको सैकेराइड्स भी बोला जाता है, और सैकेराइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको हम नॉर्मली शुगर्स बोलते हैं। तो सैकेरॉन वर्ड जो है आपका, वो ग्रीक में शुगर के लिए वर्ड यूज होता है, तो उसी से सैकेराइड्स वर्ड्स निकलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C.H2O, जो कि अभी अपन ने ऊपर लिखा था, ऐसा कार्बन जो हाइड्रेटेड है। और उसके बाद में आ जाता है वहां पे N। एन यहाँ पे जो है ये आपका बताता है नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर आप इस एन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहाँ पे सपोज करो कि एन इज इक्वल टू, आपका ऐसे समझ लो कि एन अंदर जाता है तो सी एन हो जाएगा यहाँ पे, ये CnH2n और ON। अब मान लेते हैं हम लोग ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ग्लूकोज के एग्जाम्पल में एन हमारे पास में 6 कार्बन है, 6 कार्बन की शुगर होती है ग्लूकोज, हम जानते हैं हेक्सोस। तो इस केस में एन की वैल्यू 6 रखेंगे तो C6H12O6। आई नो कि ये सब आप तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, बट एक लेक्चर को फ्लो देने के लिए मैं थोड़ा सा बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, फिर
अगर हम राइबोस की बात करें तो राइबोस हम जानते हैं एक पेंटोस शुगर है, मतलब इसके अंदर 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे अपने, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के बेसिस पे इसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या हो जाएगा C5H10O5। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला तब यूज नहीं होता है जब आप डीऑक्सीराइबोस की बात करते हो, तब उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आप यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल चुके हो और O2 के फॉर्म में नहीं निकलती, नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में, तो इट C5H10, ये तो बराबर ही है लेकिन O4 हो जाता है, ये डिफरेंस याद रखना, इस पे अच्छा सवाल बन सकता है, इधर O4 है और इधर O5 है राइबोज में। लेट्स मूव ऑन नाउ। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के और डिटेल में जाने की, तो कार्बोहाइड्रेट्स के देखो ऐसे बताने के लिए मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ तुम लोगों को, 2 घंटे 3 घंटे में बात की जा सकती है इसके ऊपर, बट हमारे बिल्कुल सर पे एग्जाम खड़ी है तो हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, वी हैव टू बी वेरी एग्जाम स्पेसिफिक। इन दिस केस हम आगे बढ़ते हैं भैया टाइप्स पे। अगर हम टाइप्स की बात करें कि टाइप्स प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, तो देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कि आप कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर सकते हो। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे, मतलब कितने कार्बन का बनाया, तो ट्रायोस 3 कार्बन, टेट्रोस 4 कार्बन, पेंटोस 5 कार्बन, हेक्सोस 6 कार्बन, और आगे जाओगे तो हेप्टोस पे भी आ जाओगे, हेप्टोस मतलब 7 कार्बन, और इस तरीके से आपका कार्बन नंबर कितने हैं एक शुगर के अंदर उसके बेसिस पे ये हो जाता है पहला। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, केस के अंदर अल्डिहाइड के तो अल्डोस और कीटोन है तो कीटोस, दोनों में ध्यान रखना कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, इसमें CHO इसमें COO, तो दोनों में COO ही है। और एक आखिरी चीज और होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकराइड्स, कितने शुगर मॉलिक्यूल एक साथ मिलकर बन रहे हैं। अब ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाता है, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। अब यूजुअली डाइसैकराइड्स और ये जो ओलिगोसैकराइड्स है इनको पॉलीसैकराइड्स भी कह दिया जाता है। व्हाइट में एक किताब है बायोकेमिस्ट्री की व्हाइट, उसके अंदर आपके पॉलीसैकराइड्स में डाइसैकराइड और ओलिगोसैकराइड्स बता रखे हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप एंड योर सैकराइड्स। ठीक, परफेक्ट, बहुत आसान सी बात है, ग्रेट। नाउ अपन शुरू करेंगे अल्डोसिस से। तो ये वाली इमेज इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है तो मैंने इसका एक बेसिक दूसरा अरेंजमेंट भी बनाया है। ओके, आई हैव टेकन दिस इमेज फ्रॉम व्हाइट एंड व्हाइट, ठीक है, जो बायोकेमिस्ट्री की बुक है, एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दिस सोर्सेस व्हिच आई फॉलो, राइट। तो यहाँ पे हम एल्डोसिस के बारे में बात कर लेते हैं, इन्वर्ट फॉर्म है उसका। जब हम यहाँ पे लिखा हुआ है अल्डोट्रायोस, ठीक है, मतलब 3 कार्बन की शुगर है, यहाँ पे अल्डोटेट्रोस मतलब 4 कार्बन, अल्डोस वाली ये 5 है और ये 6 है, मैंने लिख दिया है क्योंकि बहुत छोटा है दिख नहीं पाएगा इतना अच्छे से। ये है डी ग्लिसरल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, डी ग्लिसरल्डिहाइड, और इसका फॉर्मूला जो होता है, अच्छा जब भी आपको अल्डोज लिखना हो, पहले मैं अल्डोज और कीटोज बता देता हूँ फिर इधर आऊंगा वापस। देखो, जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाने हो अल्डोज और कीटोज के तो आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा जब भी आपको अल्डोज लिखना है तो आप C1 जो पहला कार्बन होगा आपका, जितने भी कार्बन के आपको शुगर बनानी है उसके पहले कार्बन पे आप हमेशा अल्डिहाइड ग्रुप लगाओगे, CHO लगाओगे। लास्ट कार्बन जो भी होगा उसका, अब 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, जो भी आखिरी कार्बन होगा उसके ऊपर आप एक अल्कोहल लगा दोगे, प्राइमरी अल्कोहल, टर्मिनल अल्कोहल जिसको आप कह सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने डी ग्लिसरल्डिहाइड का एग्जांपल तुम्हारे लिए बनाया, इसमें फर्स्ट कार्बन CHO है, सेकंड कार्बन यूजुअल OH जो रहता है वही, और थर्ड कार्बन जो कि लास्ट कार्बन है इस केस में ग्लिसरल्डिहाइड, क्योंकि ट्रायोस है अपना 3 कार्बन की शुगर, उसका CH2OH हो गया, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल राइबोस बनाना चाहते हो तो राइबोस कैसे बनाओगे, सबसे पहले कार्बन पे CHO, फिर 5 कार्बन की शुगर होती है तो ये 5 कार्बन बना दिया, लास्ट कार्बन पे क्या हो गया CH2OH, और राइबोस में आपका सारे OH जो होते हैं वो राइट हैंड साइड पे होते हैं, तो ये आपका क्या बन गया, राइबोस का शुगर बन गया, ठीक है। अब ये OH के भी अलग अलग तरीके होते हैं, कैसे उसको याद रखना है, बट आज वहां तक नहीं जा पाएंगे हम लोग, ये इतना सा बेसिक याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तो यही है। कीटोस में आ जाते हैं हम, देखो ये एनोमेरिक वर्ड याद रखना है, इससे सवाल बनता है कभी कभी, एनोमेरिक याद रखना है। एनोमेरिक का बेसिक मतलब ये है कि पूरे के पूरे अमाउंट शुगर में कौन से वाले कार्बन जो है वो आपका फंक्शनल ग्रुप बना रहा है, तो हमारा अल्डिहाइड के केस में C1 होता है, आई मीन अल्डोस के केस में C1 होता है, और कीटोस के केस में C2 होता है, क्योंकि आपका क्या होता है वो RCOR होता है ना, तो आपको दोनों तरफ RR चाहिए, तो पहले कार्बन पे तो आप कीटोन बना ही नहीं सकते, ये तो कॉमन सेंस है। तो इसके केस में जो आपका ये होता है कार्बन नंबर ये हाँ, कार्बन नंबर 2 पे क्या होता है आपका COO होता है, जैसे यहाँ पे CHO था, कहाँ लिखा है ये रहा, CHO था C1 पे, यहाँ पे COO होता है C2 पे, और C2 इसमें एनोमेरिक कार्बन कहलाता है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन पे। अब ध्यान रखना है एनोमेरिक कार्बन के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि शुगर जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, अलग अलग टेस्ट के बेसिस पे।
तो अगर आपके एनोमेरिक कार्बन पे फ्री OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है तो उसको कहा जाता है रिड्यूसिंग शुगर, और अगर उस पर फ्री OH नहीं मिलता है तो उसको कहा जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का सबसे आसान एग्जांपल तुमको ऑलरेडी पता है, सुक्रोज विच इज अ टेबल शुगर एंड इट इज अ डाइसैकेराइड बिटवीन योर बीटा और गामा बाद में बताता हूँ, बट जो भी आपका फ्रक्टोज और ग्लूकोज के बीच का, ठीक है। ओके, ये बात ध्यान रखना है। फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो होगा आपके कीटोन में या कीटोज में वो हमेशा क्या होगा, CH2OH। देखो यहाँ पे DH बना रखा है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, पहला कार्बन CH2OH, आखिरी कार्बन CH2OH, बीच वाला कार्बन C डबल बॉन्ड हो। लेकिन ध्यान देना, ऐसा नहीं बोलना है कि बीच वाला कार्बन C डबल बॉन्ड हो, ये सेकंड कार्बन है ना। अगर मान लो तुमको कोई दूसरा बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रक्टोज बना देता हूँ यहाँ पे। फ्रक्टोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, तो मैंने सबसे पहले 6 कार्बन लिख दिए, है ना। या चलो फ्रक्टोज से बनाते हैं, अब छोड़ो। सबसे पहले CH2OH लिख दिया दोनों तरफ, उसके बाद में सेकेंड कार्बन पे क्या लगा दिया, C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O लगाने के बाद में इसमें OH लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, थर्ड पे। ये फ्रक्टोज का एग्जांपल होगा, ठीक है। ये राइबोज है और ये फ्रक्टोज है। तो हमेशा ध्यान रखना है सेकंड कार्बन पे C डबल बॉन्ड O लगाना है, इधर फर्स्ट कार्बन पे CHO लगाना है। ये बेसिक डिफरेंसेस है। यही चीज यहाँ पे तुम नोटिस करोगे, ये अल्डोजेस का एग्जांपल है, और अल्डोजेस में ये 3 कार्बन वाला डिग्लिसरॉल्डिहाइड है, 4 कार्बन में डी इरिथ्रोज। अभी डी और एल फॉर्म का मतलब भी समझ लो। अगर यहाँ पे ये OH जो है ये राइट हैंड साइड पे है तो ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा, अगर ये OH इधर होता तो ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड होता। तो डी और एल फॉर्म दो अरेंजमेंट्स होते हैं अपने यहाँ पे। यूजुअली तुम इसको आइसोमेरिज्म में समझ सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे ये डी इरिथ्रोज है और फिर ये डी थ्रियोज है ना। अब इसमें दोनों में अंतर क्या है, इसमें OH का अंतर है। इरिथ्रोज में सेकंड कार्बन पे OH राइट हैंड साइड पे है और डी थ्रियोज में OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। अब तुमको दिखेगा नहीं बहुत अच्छे से, बट इसको कोशिश करना समझने की। मैं जूम नहीं कर सकता हूँ इसमें, वो इशू हो जाएगा। जूम कर सकते हैं क्या वैसे, मेरे को नहीं लगता हो पाएगा, पॉसिबल नहीं बेटा। नाउ सी, आगे बढ़ते हैं और अब C5 पे आते हैं। तो C5 में 4 शुगर है और ये यहीं से पिक करना है तुमको, RIB, रिब, ARA, एरा, जाइल और लेक्स। तो इसको कैसे लिख सकते हो, रिब मतलब राइबोस, एरा मतलब अरेबिनोस, जाइल मतलब जाइलुलोज और लेक्स मतलब लाइक्सोक्स, ठीक है। तो इसमें ये 5 कार्बन की शुगर हो गई अपनी, और ऐसे आपकी C6 होती है। C6 में आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो एलोस, अल्ट्रोस, ग्लूकोस, मैनोस, गुलोस, आइडोस, गैलेक्टोस और ये टेलोस होती है। ये आपकी C6 की शुगर्स होती है। इसमें से एटलीस्ट जितने पे डब्बे बने हुए वो तो याद रखना है तुमको। डब्बे कितने पे बने हुए, राइबोस पे बने हुए, ग्लूकोज फ्रक्टोज पे, ग्लूकोज और मैनोस पे बने हुए और गैलेक्टोज पे बने हुए, क्योंकि ये क्या है, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट शुगर है। अब अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो बीच में एक वर्ड लिखा है मैंने जिसको बोलते हैं एपीमर। एपीमर का मतलब ये होता है कि पूरी शुगर जो है ना, वो दोनों शुगर दिखने में तो एक जैसी है, लेकिन एक कार्बन जो है उसके अंदर बदला हुआ है। जैसे अब देखो यहाँ पे राइबोस और अरेबिनोस का स्ट्रक्चर देखना ध्यान से, तो मैं तुमको एपीमर भी समझ में आ जाएगा, है ना। अब राइबोस का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, CHO और CH2OH, OH, OH, OH। कभी डिटेल्ड वीडियो रहेगा उसके अंदर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि स्ट्रक्चर्स कैसे याद करते हैं। आज तो क्योंकि हमको बहुत ज्यादा टाइम की कमी है तो हम स्ट्रक्चर्स कैसे याद करते हैं उस पर नहीं, बट जितना बेसिक अरेंजमेंट तुमको बता सकता हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका जो सेकंड कार्बन है उस पे जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, बाकी सब जगह नॉर्मल है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये वाली जगह जो है ये बदली हुई है, बाकी पूरी की पूरी शुगर एक जैसी है। इसी को बोलते हैं एपीमर। तो याद रखना, राइबोस का एपीमर होता है अरेबिनोस, है ना, और इसी तरीके से जाइलोस का एपीमर होता है लाइसोक्स। इधर अगर आ जाए अपन तो ग्लूकोज का एपीमर होता है आपका मैनोस, जिसको हम बोलते हैं C2 एपीमर, और ग्लूकोज का ही एपीमर होता है गैलेक्टोज, जिसको हम बोलते हैं C4 एपीमर। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भैया, ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एपीमर वाले। और भी एपीमर बन सकते हैं बट आज हम स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। आई वुड रिकमेंड कि एक काम करना, या तो मैं कोशिश करूंगा और नहीं तो फिर तुम वॉइट में से ये वाली टेबल एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। वॉइट में मिल जाएगी ये, वहां से देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गई हमारी बेसिक बात एल्डोज और कीटोस पे। ये हमारे पास में कीटोस है, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। नाउ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई देखो CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। अच्छा अब एक बात ध्यान रखना, कीटोस क्या है, बेसिकली आइसोमर है आपका अल्डोज फॉर्म का, ठीक है। और इसके बेसिस पे आपके पास में क्या होता है, यहाँ पे इरिथ्रोलोज हो जाता है, तो उधर इरिथ्रोस का आपका फॉर्म बन जाता है यहाँ पे इरिथ्रोलोज, राइबोस का फॉर्म बन जाता है राइबुलोज, और जाइलोस का फॉर्म बन जाता है जाइलुलोज, ठीक है। ध्यान रखना है ये बात। अरेबिनोस का
कीटोस फॉर्म नहीं होता है और लाइसोस का भी कीटोस फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। इधर नीचे आ जाता है तो इसमें फिर ये होता है साइकोस, फ्रुक्टोस, सोर्बोस और टेगेटोस, ये 4 फॉर्म हो गए अपने, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसमें भी आपका जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मेशन आ गया अपना फ्रुक्टोस में, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है तुमको। और राइबिलोज याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइबिलोज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि केल्विन साइकिल में मैं इसको यूज करूंगा राइबिलोज को, और वहां पे मैं तुमको एपिमरेज भी बताऊंगा। और मतलब ये समझ लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी समझने के लिए, स्पेसिफिकली प्लांट फिजियो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसका ही डार्क वर्जन है, अगर ये ज्यादा बेटर तरीके से दिखता हो तो इसको एक बार पॉज करके देख सकते हो, समझ सकते हो, वरना ये भी वॉइड से ही है। चैप्टर नंबर 8 फिगर 8.2, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये बहुत ज्यादा ही ब्लड इमेज है ना, मुझे भी नहीं दिख रहा है इसमें से, तो मैं जितना मेरे से हो पाएगा उतना बता देता हूँ। मोनोसेक्राइड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर होते हैं हमारे पास में। और ये क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड कहने का मतलब ये है कि इनका और हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोलिसिस मतलब इनको और ब्रेक नहीं किया जाता है, पहले के जमाने में बोलते थे ना कि एटम को और ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो वैसा कुछ इनके लिए कहा जाता है कि भैया इनसे छोटे कोई यूनिट नहीं बन सकती और उस यूनिट का नाम शुगर होना चाहिए। तो इससे सबसे स्मॉलेस्ट शुगर तुम इसको कह सकते हो, सिंपलेस्ट शुगर तुम इसको कह सकते हो, ठीक है। यूजुअली ये स्वीट होते हैं टेस्ट में और पानी में घुलनशील होते हैं, मतलब घुल जाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे ग्लूकोज आपका हेक्सोकाइनेज है, गैलेक्टोज, तो इस पे जो ग्लूकोज पे ऊपर एक काम करता है एंजाइम जिसका नाम होता है हेक्सोकाइनेज, वैसे इसका एक्चुअल नाम ग्लूकोकाइनेज होना चाहिए, यहाँ पे ये मिस्टेक है थोड़ी सी, इट शुड बी ग्लूकोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज तो सभी पे काम कर सकता है। फिर गैलेक्टोकाइनेज, फ्रक्टोकाइनेज, ये अलग अलग अरेंजमेंट हो जाते हैं हमारे। डाइसैकेराइड्स की बात करें तो मेजरली 3 डाइसैकेराइड्स है जो तुमको याद रखना है, लैक्टोज, दूसरा हो गया सुक्रोज और तीसरा हो गया माल्टोज। इसके अलावा कोई ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। और इनसे रिलेटेड एंजाइम्स, तो लैक्टोज पे आपका लैक्टेज काम करता है, लैक्टेज से लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर तुमने सुना हो तो बीटा गैलेक्टोसिडेज वगैरह के अरेंजमेंट्स के बारे में लैक्टेज बोलते हैं उसको कॉमनली, तो जिनके अंदर कमी होती है ना वो दूध वगैरह डेयरी प्रोडक्ट्स होता है अच्छे से पचा नहीं पाते हैं। इसके ऊपर सुक्रेज काम करता है, सुक्रेज, और इधर माल्टेज काम करता है, ठीक है। अगर हम लोग पॉलीसेक्राइड्स पे आ जाते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स हमारे लॉन्ग चेन के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी आपकी क्या होती है मोनोसेक्राइड यूनिट जुड़ी होती है, ठीक है। अच्छा ये जुड़ी कैसे होती है यूनिट, तो एक यूनिट मोनोसेक्राइड की दूसरी मोनोसेक्राइड से जुड़ी होती है वाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक या साइडिक जो भी तुम इसको बोलते हो, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अरेंजमेंट होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का, और यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है बेसिकली ये, और इसके बेसिस पे आपका ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है ना। डीएनए आरएनए में भी होता है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, अगर तुमको याद हो तो शुगर और नाइट्रोजन इसमें नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में वहां पे भी अरेंजमेंट होता है आपका, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपका पॉलीसेक्राइड्स में अगर बात करें तो सेल्यूलोज इंपॉर्टेंट है, स्टार्च इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन इंपॉर्टेंट है। सेल्यूलोज पे जो एंजाइम काम करते हैं उनका नाम सेल्यूलेज हो जाता है। ग्लाइकोजन को ब्रेक करने वाले एंजाइम का नाम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, इंपॉर्टेंट है, इस पे बात करेंगे अपन। और स्टार्च जो है वो अमाइलेज से ब्रेक होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताऊं, स्टार्च पे जब अमाइलेज की रिएक्शन होती है तो स्टार्च पूरी तरह से डिग्रेड होता ही नहीं है। स्टार्च जो होता है वो अपने छोटे वाले फॉर्म में चला जाता है, अभी उधर नहीं जाएंगे हम लोग। बेसिकली अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जिसको आप कहते हो वो थोड़ा बहुत उस फॉर्म में जाता है और उसके बाद में और ज्यादा उसके ऊपर रिएक्शन करना पड़ती है आपकी ग्लूकोसाइडेज नाम के एंजाइम्स की, उसके बाद में वो बेसिकली ग्लूकोज बना के देता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। चलो आगे, फैक्ट तो क्या है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है ना। ये एंजाइम फंक्शन काम का नहीं है, ये तो आगे आएगा ही। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमने समझने की कोशिश करना है 3 बेसिक डाइसैकेराइड्स के बारे में। पहला है अपना माल्टोस, इसको चेंज करते हैं कलर को। पहला है अपना माल्टोस, दूसरा है अपना लैक्टोस और तीसरा है अपना सुक्रोज, ठीक है। वेट अ मिनट, ये ज्यादा बेटर इमेज है। हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पे माल्टोस की, तो माल्टोस में तुमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज के बीच का ये क्या होता है, एक फॉर्मेशन होता है, और इसके अंदर आपका बीटा 1,4 लिंकेज लगता है, याद रखना है बात, है ना। बीटा 1,4 लिंकेज और क्या अल्फा 1,4 लिंकेज, क्या बोलते हो, पता है इसके बारे में कुछ, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा 1,4 लिंकेज, ध्यान रखना, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे अल्फा वाला जो है वो डोनेट कर रहा है अपना, है ना। अब अल्फा बीटा कैसे क्या होता है बच्चा, आज वो तो पॉसिबल नहीं होगा, हमके लिए उसको फिशर और हेबर्ट पोजीशन पे जाना पड़ेगा, उस केस में हमारा लेक्चर ही 1 घंटे से ज्यादा ऊपर का चला जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि इसके अंदर अल्फा 1,4 लिंकेजेस होते हैं, और ये अल्फा 1,4 लिंकेज यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा,
जिसके थ्रू आप पहले लिख रहे हो, मतलब यहाँ से आपने पहले इसको शुरू किया है तो ये इसलिए अल्फा लिखा है। अब ध्यान रखना यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज है और यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज है, बट बीटा 1,4 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ से ये आपका जो अल्फा और बीटा यहाँ से डिसाइड होगा। पहले वाला एनोमेरिक कार्बन ये है ना, इसके बेसिस पे अल्फा और बीटा डिसाइड होगा। अब आ जाते हैं अपन दूसरे वाले पे। हमारे पास में लैक्टोज है। लैक्टोज किसका पॉलीमर होता है? बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज का, है ना। बीटा ही है दोनों में और डी ही है, तो इसको वैसे गैलेक्टो पूरा पायरेनोज बोलते हैं और इसको ग्लूकोपायरेनोज बोलते हैं। और इसके बेसिस पे आपका अरेंजमेंट होता है और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। इसमें बीटा 1,4 लिंकेज बनता है, ये याद रखना है, इस पे सवाल बनता है, ठीक है। लास्टली हमारे पास में सुक्रोज होता है। सुक्रोज बहुत इंटरेस्टिंग है। सुक्रोज में आपका क्या अरेंजमेंट है कि 1 और 2 दोनों मिक्स हो जाता है इसके अंदर, लेकिन किसका 1 आता है इसका ग्लूकोज से और 2 आता है इसका फ्रुक्टोज से। और अभी मैंने तुमको बताया था कि अगर कोई अल्डिहाइडिक शुगर है तो उसका पहला वाला कार्बन एनोमेरिक है, और अगर कोई कीटोज शुगर है तो उसका दूसरा वाला कार्बन एनोमेरिक है। अब क्योंकि दोनों ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में जुड़ गए, इस वजह से इनके दोनों के ऊपर किसी पे भी फ्री OH नहीं मिल पाता। अब क्योंकि फ्री OH नहीं मिल पाता है, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। कौन सी? सुक्रोज क्या हो जाती है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। इसके अंदर अगर अपन बात करें तो इसके अंदर भी आपका अल्फा 1 बीटा 2 लिंकेज देखने को मिलता है। अब दोनों का नाम क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि दोनों एनोमेरिक कार्बन है, ग्लूकोज का पहला वाला और फ्रक्टोज का दूसरा वाला, दोनों एनोमेरिक कार्बन। तो अल्फा 1 ग्लूकोज का पहला वाला एनोमेरिक कार्बन अल्फा के टर्म में है, अल्फा के कॉन्फर्मेशन में है, और आपका फ्रक्टोज का बीटा मतलब बीटा के कॉन्फर्मेशन में है और सेकंड कार्बन है। तो अल्फा 1 बीटा 2 याद रखना, अच्छा सवाल बनता है इसके ऊपर। ये 3 बेसिक डाइसैकेराइड्स है जो अपने को ध्यान में रखना है, और इससे ज्यादा डिमांड नहीं है एग्जाम में अभी, है ना। फिर आ जाता है अपन पॉलीसैकेराइड्स पे। पॉलीसैकेराइड्स की अगर हम बात करते हैं तो 3 4 5 अपने मेजर पॉलीसैकेराइड्स हैं। पहला हो जाता है अपने पास में सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की अगर अपन बात करते हैं तो सेल्यूलोज जैसा कि आपको पता है प्लांट्स में देखने को मिलता है। यूजुअली सब यूनिट जो होती है इसकी ग्लूकोज की होती है, और इसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो आपका क्या होता है? बीटा 1,4 लिंकेज होता है। इस पे लिखा हुआ नहीं है, मैं बता देता हूँ, बीटा 1,4 लिंकेज होता है। ब्रांचेस, कोई ब्रांचेस नहीं होती है, मतलब ये लीनियर पॉलीमर है। इट इज अ लीनियर पॉलीमर। ये दिख नहीं रहा होगा कलर, रुक जाओ मैं दूसरे कलर से लेता हूँ, ब्लैक से ले लेते हैं। तो मैंने अभी तक बात कही कि प्लांट में अवेलेबल होता है ये ग्लूकोज, इसकी सब यूनिट्स होती है, बीटा 1,4 लिंकेज इसके अंदर देखने को मिलता है, और ये क्योंकि ब्रांचिंग नहीं होता तो ये लीनियर पॉलीमर कहलाता है सेल्यूलोज। कि इसकी लीनियर पॉलीमर देख रहे होंगे तुम, ये लीनियरिटी है पूरी, इस तरीके से कोई ब्रांचिंग नहीं है ना। फिर आ जाता है अपन स्टार्च में। स्टार्च दो हिस्सों से बना होता है, अमाइलोज जो इसको लीनियर रखता है और अमाइलोपेक्टिन जो इसको ब्रांचिंग देता है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों प्लांट में ही अरेंजमेंट होता है क्योंकि स्टार्च पूरा प्लांट का ही है, ग्लूकोज ही है दोनों की सारी सब यूनिट। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे अल्फा 1,4 लिंकेजेस है और यहाँ पे अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेजेस है। सी हियर, यहाँ पे ये बीटा लिंकेजेस है और बीटा लिंकेज होने की वजह से हम जब सेल्यूलोज खाएंगे तो हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में बीटा 1,4 लिंकेज तोड़ने वाला एंजाइम्स की कमी है, जो पहले कभी हुआ करती थी जब हम घास वगैरह खाते थे। फिर जब से हमने कुक्ड फूड खाना शुरू कर दिया तो कुक्ड फूड खाने की वजह से हम सेल्यूलोज को पूरा ही डाइजेस्ट करवा देते हैं हीट से, तो अब हमको जरूरत ही नहीं पड़ती है उसकी। आ रही बात समझ में? आई मीन बीटा इसकी। इसीलिए जो अमाइलेज हमको मिलता है सलाइवरी अमाइलेज, उसका नाम अल्फा अमाइलेज कहा जाता है क्योंकि वो अल्फा 1,4 बॉन्ड्स पे काम करता है, और इसलिए हम स्टार्च को आज भी खाते हैं, आराम से कंज्यूम करते हैं और उससे कोई दिक्कत भी नहीं आती है, वो डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये लीनियर पॉलीमर है हमारा, कॉइल्ड है बट लीनियर पॉलीमर है। कौन सा? अमाइलोज। अमाइलोपेक्टिन कैसा? ये ब्रांच्ड पॉलीमर है, इस वजह से ये ब्रांचिंग होती है। फिर लास्टली आता है ग्लाइकोजन, जो हमारा स्टोरेज मटेरियल है एनिमल्स का, और ये भी ग्लूकोज का ही बना होता है। इसमें भी वही अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 अरेंजमेंट होता है, ध्यान रखना बीटा नहीं बनाना कहीं भी। और इस बेसिस पे आपका अगर ब्रांचिंग की बात करें तो यहाँ पे भी ब्रांचिंग है, लेकिन ये आपकी हर 20 सब यूनिट पे है अमाइलोपेक्टिन में, और यहाँ पे जो ब्रांचिंग है वो हर 10 सब यूनिट पे है। तो अब तुम ये समझ चुके होंगे कि क्यों एनिमल्स जो है वो ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं और प्लांट स्टार्च, क्योंकि हमारे पास में जगह बहुत कम है, कम जगह में ज्यादा एनर्जी स्टोर करनी है, तो हम ज्यादा ब्रांचिंग करके ज्यादा ग्लूकोज रेसिड्यूज स्टोर कर लेंगे। ऐसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा था क्लास में, मैं तुम लोगों से भी पूछता हूँ ये क्वेश्चन। चलो कुछ दिन पहले हम लोग इनसाइट इग्निशन में थे ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ में। इनसाइट इग्निशन एक डिटॉक्स का प्रोग्राम है जिसमें हम लोग रैंडमली कोई भी थॉट पे बातचीत शुरू करके, ऑब्वियसली टॉपिक वाइज, उस पर क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने इनसे ये क्वेश्चन पूछा था जब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पे बात कर रहे थे कि अगर 1 ग्राम स्टार्च और 1 ग्राम ग्लूकोज, ये ग्लाइकोजन है मेरे पास में, so what will be the amount of glucose present in both of them? Will it be equal, or your anyone will have higher or the lesser? तो बहुत इंटरेस्टिंग था, हफ्ते भर तक मैंने इनको छोड़ दिया था, जगह जगह से ढूंढ के लाए थे क्वेश्चन, बट बहुत आसान सवाल है। ट्राई टू कमेंट कि क्या लगता है तुमको, है ना। फिर अपन इस पर बात करेंगे कभी और।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अरेंजमेंट अपने को ध्यान रखना है कि हाँ दोनों में ब्रांचिंग होती है, बट स्टार्च थोड़ा सा कम ब्रांच्ड है और आपका जो ग्लाइकोजन है वो काफी ज्यादा ब्रांच्ड है, और इसीलिए क्योंकि हम लोग ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज कम जगह में स्टोर कर सकें। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया बेसिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अरेंजमेंट्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, पहली चीज तो हमको बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ेगा इसके अंदर। तो अब यहाँ पे जब हम कहानी शुरू करें तो पहले तो ये समझो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है। देखो मेटाबॉलिज्म वर्ड जो है ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक में हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म और एक में हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ऑब्वियसली तुम ये बात जानते हो कि कैटाबॉलिज्म का मतलब किसी चीज को तोड़ना होता है और एनाबॉलिज्म का मतलब किसी चीज का क्या होता है, फॉर्मेशन बोल लो या सिंथेसिस बोल लो। सही बात, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बढ़िया। हमेशा आप कैटाबॉलिज्म कब करते हो, आप किसी चीज को तोड़ते कब हो, जब आप एनर्जी कम होती है आपके पास, जब आपको एनर्जी की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल आप गुल्लक कब तोड़ते थे बचपन में, आपका पिगी बैंक जिसको आप कहते हो, आप पिगी बैंक तभी तोड़ते थे जब आपको पैसे कम पड़ जाते थे कि अरे यार तोड़ो यार ये सामान लेके आना यार, तो टॉय खरीदना है या जो भी हमारी सेविंग से खरीदेंगे हम। तो यूजुअली सेल के पास भी यही रहता है, वो कैटाबॉलिज्म कब करेगा, जब उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जब उसको एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी तब कैटाबॉलिज्म होगा। लेकिन एनाबॉलिज्म कब होगा, आप सेविंग कब करते हो, आप सेविंग तब करते हो जब आपके सारे खर्चे कंप्लीट हो जाए, मतलब आपकी एनर्जी डिमांड सारी फुलफिल हो जाए, और सारी फुलफिल होने के बाद आपके पास में जो चीज बची उससे आप एनाबॉलिज्म करो। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी सेल लो सेल एनर्जी पे होगा वो हमेशा कैटाबॉलिज्म करेगा, और जब भी सेल हाई एनर्जी स्टेट पे होगा तो वो क्या करेगा, एनाबॉलिज्म करेगा। चलो समझना कि जो भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी वो हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होंगी, मतलब वो रिएक्शन खुद ऑक्सीडाइज होती जा रही होगी, पूरे पाथवे में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और कोई चीज रिड्यूस हो रही होगी। एनाबॉलिज्म हमेशा रिडक्शन होगा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट और एक बात ध्यान रखना है कि पता कैसे चलेगा कि सेल हाई एनर्जी स्टेट पे लो एनर्जी स्टेट पे, उसके लिए आप एटीपी का कंसंट्रेशन देख, पहला प्रोटॉन का कंसंट्रेशन देख लो, दूसरा, और तीसरा देख लो आप सिट्रेट का कंसंट्रेशन। अगर इन तीनों का लेवल बहुत हाई है सेल के अंदर, इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है अभी, और वो एनाबॉलिज्म करेगा, अभी कैटाबॉलिज्म नहीं करेगा। अब तुम बोलोगे ये क्या बोल रहे हो आप, समझ कहना क्या चाह रहे हो। देखो ग्लाइकोजन का एग्जाम्पल लो, अगर तुम बहुत ज्यादा खाना खाते हो रोज तो आपके पास कोई भरपूर मात्रा में दिक्कत ही नहीं है ना, भरपूर मात्रा में खाना खा रहे हो आप, तो आपकी बॉडी क्या करती है, धीरे धीरे फैट स्टोर करना शुरू कर देती है, आप धीरे धीरे वजन बढ़ाना शुरू करते हो। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, प्रॉपर डाइट लेते हो तो मसल बनना शुरू होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ खा रहे हो और बैठे हुए हो, कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका फैट बढ़ने लगेगा। क्यों, क्योंकि बॉडी क्या करने लगी, अब सपोज करो एनाबॉलिक स्टेट में चले गई। पता है तुम लोगों को, कुछ लोग इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं इंसुलिन वगैरह के, या स्टेरॉइड्स लेते हैं बॉडी बिल्डिंग वगैरह जो करते हैं, बिकॉज इंसुलिन जो है वो एक एनाबॉलिक हार्मोन है, वो आपकी बॉडी में ट्रिगर करती है एनाबॉलिज्म को, ग्लाइकोजन प्रोडक्शन को ट्रिगर करती है, वो ग्लाइकोलिसिस की रफ्तार को कम करती है इंसुलिन, ताकि आपका क्या हो, और ग्लाइकोलिसिस की रफ्तार को कम करती है, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सत्य नहीं है, इस पे कभी डिटेल में और चर्चा करेंगे तब बात करेंगे। दिसंबर के बाद में मैं कुछ टॉपिक्स तुमको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, मतलब मजा आ जाएगा तुमको टॉपिक पढ़ के, आएगा जब समय आएगा तब बताऊंगा। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि आपके एनाबॉलिज्म कब होगा, जब सेल हायर सेल एनर्जी स्टेट पे होगा, कैटाबॉलिज्म कब होगा, जब सेल को डिमांड होगी एनर्जी। सही है, परफेक्ट। तो अब जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की, तो यहाँ पे दो स्थिति होती है। एक टाइम पे तो आप बोलते हो कि आपको ग्लूकोज बनाना है, जब आपको ग्लूकोज बनाना है मतलब आप एनाबॉलिज्म करोगे, और जब आपको ग्लूकोज को तोड़ना है तो आप कैटाबॉलिज्म करोगे। इस केस के बेसिस पे हमारा जो ग्लाइकोलिसिस है वो एक कैटाबॉलिक पाथवे है, ग्लूकोनियोजेनेसिस एक एनाबॉलिक पाथवे है, टीसीए जो है वो एक कैटाबॉलिक पाथवे ही है। ध्यान रखना ग्लाइकोलिसिस के आगे ही टीसीएस लगती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ग्लाइकोलिसिस का हिस्सा है, वो एक अलग पाथवे, वो भी एक कैटाबॉलिक पाथवे है। और आपका ग्लाइकोजन में भी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों पाथवे चलते हैं। जब वो कैटाबॉलिज्म करेगा तो उसका ब्रेकडाउन हो रहा होगा ग्लाइकोजन का हमारी बॉडी में, और एनाबॉलिज्म जब उसका सिंथेसिस हो रहा होगा। ठीक है, तो बाकी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह हम इसको यूज करते थे, और बाकी आपके सिग्नलिंग में काम करता है, रिकॉग्निशन में काम करता है ना, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, परफेक्ट। नाउ हम शुरू करते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस की जब हम लोग बात करते हैं तो ये बहुत बहुत ही कॉमन टॉपिक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ सा टॉपिक है, ये बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, उसको 11th में आ जाता है, 12th 11th और 12th। ग्लाइकोलिसिस एज अ वर्ड वो बता रहा है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है, ग्लाइकोलिसिस, लाइसिस मतलब ब्रेक करना, तो ग्लूकोज को ब्रेक करना है। ठीक है, समझ गए। ग्लूकोज को एक ऑर्डर में ब्रेक करना पड़ेगा, तो नॉर्मली अलग अलग किताबों में अलग अलग होता है, 9 से 10 रिएक्शन इसके अंदर लगती है कुल मिला के।
मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुमको ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शंस ऐसे याद है, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर दो हिस्से चले गए, इधर आ गया आपका 3PGAL, 3PGA से 1,3,5-PGA, फिर 3PGA और फिर 2PGA, और उसके बाद में PEP और पायरुवेट। ये तुम्हारे पास में ऑलरेडी रिएक्शन कंप्लीटेड है। तो अगर ये याद नहीं है तो पहले याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार बनाओ चार्ट, 10-15 बार उसको रिवाइज करो, एक्टिवली रिकॉल करो, एक्टिवली रिकॉल करने के बाद में उसको लिख के देखो 2-3 बार, हो गया यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर कभी कभी घूमते घूमते ऐसे, जैसे अभी मैंने एक्टिव रिकॉल किया, ऐसे घूमते फिरते कभी भी एक्टिव रिकॉल कर लो और काम हो जाएगा। इसमें से मैं आज तुमसे सिर्फ रेगुलेशन डिस्कस करूंगा, और रेगुलेट कैसे होता है उस पर बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस रेगुलेशन से आते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी मच अवेयर कि भैया तुमको ग्लाइकोलिसिस की स्टेप्स तो डायरेक्टली याद ही होगी, उसको क्या पूछेंगे। ठीक, परफेक्ट। पहला रेगुलेशन जो है, या पहली रिएक्शन जो है जिसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, वो रिएक्शन एक पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि थर्ड नंबर की रिएक्शन है, जिसमें हम लोग आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट रिएक्शन जो है पीईपी की पायरुवेट में कन्वर्जन, वो तीसरी रेगुलेटिंग प्रोसेस है। ये तीनों प्रोसेस रेगुलेटिंग क्यों है? क्योंकि ये तीनों ही इरिवर्सिबल है। बट ये बात हुई, रेगुलेटिंग बोल दिया क्योंकि इरिवर्सिबल है? नहीं, रेगुलेटिंग इसलिए बोला क्योंकि इरिवर्सिबल तो है। अब ये इरिवर्सिबल इसलिए है क्योंकि ये जो प्रोसेसेस है ये इतनी ज्यादा एक्सर्गोनिक है, मतलब इतनी ज्यादा हीट, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है कि जब आपको इनको रिवर्स करना है तो आपको बहुत एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो जाता है। इसलिए हम इनको बोलते हैं रेगुलेटिंग स्टेप्स, कि अगर हम इन स्टेप्स को रेगुलेट कर देते हैं तो हम पूरे के पूरे ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट कर लेंगे। और इन तीनों के अलावा पहली स्टेप, तीसरी स्टेप और आखिरी स्टेप, अब आखिरी में मैं 9th और 10th वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर बुक टू बुक वेरी करेगा, ठीक है, क्योंकि वो डीएचएपी का कन्वर्जन जो 3PGL में होता है, कई बार कुछ बुक्स उसको कंसिडर कर लेती है, आइसोमेरिज्म जो होता है उसको भी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि आपकी आखिरी स्टेप पे भी आपका रिएक्शन होगा, बाकी सारी की सारी कैसी है? रिवर्सिबल है। समझ रही बात? रिवर्सिबल है। आ जाओ अब, चलो देखो, यहाँ पे हमने एक बेसिक अरेंजमेंट ले रखा है। ग्लूकोज है अपने पास में, ग्लूकोज, इसका कन्वर्जन हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड हेक्सोकाइनेज। ये जो हेक्सोकाइनेज है भैया, इसका रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। ये आपका एटीपी से, अगर फ्री एटीपी है जिसके ऊपर -4 चार्ज होता है, उससे तो इनहिबिट होता है, लेकिन वो एटीपी जो मैग्नीशियम बाउंड कंडीशन में है और उससे ये चालू होता है, ठीक है। ये फॉर्मेट याद रखना, हेक्सोकाइनेज। तो एटीपी ये यूटिलाइज करता है, लेकिन ये एटीपी कैसा होगा? हमेशा मैग्नीशियम बाउंड कंडीशन में होगा। एटीपी यूज करेगा, एडीपी दे देगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दे देगा। अब ध्यान से सुनना यार, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमेरिज्म हो जाएगा और वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाएगा। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये पीपीपी पे जा सकता है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसको हम लोग हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट भी बोलते हैं, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है, वहां पे जाएगा। और इसके अलावा जाएगा मतलब जा सकता है, जाएगा मतलब ऐसा नहीं कि जाएगा ही, जा सकता है। इसके बाद में ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आपने बनाया, इस पे एक इंपॉर्टेंट एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है PFK1, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम? बिकॉज दिस इज द कमिटमेंट स्टेप। कमिटमेंट स्टेप का क्या मतलब होता है कि अगर एक बार इधर कमिटमेंट कर दी कि भैया अब तो हमने फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना लिया, तो फिर तो हम सिर्फ ग्लाइकोलिसिस चलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? अगर एक बार फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया तो हम क्या करेंगे? सिर्फ ग्लाइकोलिसिस चलाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। आई होप ये चीज क्लियर होगी। नाउ उसके बाद में काफी सारी रिएक्शन चलती है, हमारे पास में 3PGL आ जाता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। उसके बाद में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट या डाइफॉस्फोग्लिसरेट, एक ही बात है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में लेके जा रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे कुछ, पहले मैं पूरी चीजें बता देता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे। अब देखो, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट जब आप बना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? एक एक फॉस्फेट रिमूव कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे ये सब डबल डबल हो गया है ना, ये सब दो दो हो गए, ये सब दो दो हो गए, पायरुवेट भी दो हो जाएंगे। क्यों दो दो हो जाएंगे? क्योंकि आपका ग्लूकोज 6 कार्बन का है और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अभी पढ़ के आते हैं ना पीछे, ग्लिसरॉल्डिहाइड डिग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन का है, तो 3 3 3 3 3 3 दो बार हो गए। नाउ 1,3 बाई पीजीए से जब 3PGA बनाते हो आप, तो आप है ना 2 एडीपी यूज करते हो और 2 एटीपी जनरेट करते हो। इसको बोला जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये होता है बेसिकली कि आपके जो हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं, जिसके एग्जांपल जैसे आपका ये हो गया 1,3 बाई पीजीए एक एग्जांपल हो गया, सक्सिनल को एक हो गया, पीईपी एक हो गया और फॉस्फोक्रेटिन 4 हो गए। तो ये चौथा, ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला 1,3 बाई पीजीए। तो 1,3 बाई पीजीए जो होता है ना, ये इतनी एनर्जी रिलीज करता है जब ये 3PGA में बदलता है कि वो एनर्जी सफिशिएंट होती है आपके एडीपी को
एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए। 30 पॉइंट समथिंग किलो जूल होता है ये, इतनी एनर्जी पर मोल पे इसको मिल जाती है। 30.7 या 30.5 समथिंग होता है, तो यहाँ से इसको मिल जाती है। तो ये सारे हाई एनर्जी कंपाउंड की डेफिनेशन क्या हो गई? हाई एनर्जी कंपाउंड की डेफिनेशन ये कंपाउंड हो गए जो आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन करने में सक्षम होते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब हुआ कि आपका एटीपी जनरेट हो जाएगा अगर ये वाले मॉलिक्यूल्स जो इनके अंदर कुछ एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी मतलब ब्रेक डाउन होता है इनका, तो वो एनर्जी रिलीज जो होगी वो एडीपी को एटीपी में मतलब फॉस्फोराइलेट करने में मदद कर देगा और उससे हो जाएगा। ऐसा ही कुछ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में होता है जब ईटीएस में आते हो आप, जब आप प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू एटीपी सिंथेस नाम का कॉम्प्लेक्स जो है उसको चलाते हैं, वहां ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। तो याद रखना है बात, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आप नीचे बढ़ते जाओगे, वही 3 पीजीए से 2 पीजीए, 2 पीजीए से आप बनाओगे फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनाने का जो काम है वो आपके एंजाइम का जिसका नाम है पायरुवेट काइनेस, और वो पायरुवेट बना के दे देगा। तो एक आपके ग्लूकोज से 2 पायरुवेट आप बना लोगे। यहाँ पे भी आप 2 एटीपी बनाओगे, यहाँ पे भी आप 2 एटीपी बनाओगे, तो कुल मिला के 4 एटीपी तो आपने बनाए, और एक एटीपी आपने यहाँ पे यूज किया था ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए, और एक एटीपी आपने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया था। तो कुल मिला के 2 एटीपी का इन्वेस्टमेंट हुआ, 4 एटीपी का गेन हुआ, तो नेट गेन कितने का हो गया? प्लस 2 एटीपी। लेकिन इतना सही नहीं है, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 2 NADH2 भी बन रहे हैं, जो आपका यहाँ पे ग्लिसरॉल डिहाइड्रोफॉस्फेट का 1 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में जब डाइफॉस्फोग्लिसरेट में जब इसको कन्वर्ट कर रहे हो तब हो रहा है। ठीक है, एक बात और समझ लो, चलो कभी भी फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट नहीं लिखना है ना, कभी भी फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट नहीं लिखना। उसका कारण ये होता है कि ये जो बाइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट वर्ड यूज करते हैं, ये हम तब यूज करते हैं जब एक फॉस्फेट से दूसरा फॉस्फेट जुड़ा हो। ये चीज भी मैंने व्हाइट से ही पिक करी है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है ये, इसलिए हम इसको बिस बोलते हैं। बिस मतलब क्या है कि ये कंपाउंड है, एक जगह फॉस्फेट यहाँ लगा है, एक जगह फॉस्फेट यहाँ लगा है, तो ये हो गया बिस फॉस्फेट। आ रही बात समझ में? एक के बाद एक फॉस्फेट नहीं जुड़ेगा। चलो अब है ना थोड़ा सा रेगुलेशन समझ लेते हैं, ये तो बेसिक रिएक्शन हो गई। अब रेगुलेशन समझ लो, देखो 3 जगह पे रेगुलेशन हो रहा है। पहला रिएक्शन अपनी कौन सी है? ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसका रेगुलेशन ये है कि एटीपी मैग्नीशियम के साथ आएगा तो इसको प्रमोट करेगा, लेकिन अगर फ्री एटीपी आ गया तो इसको क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। ये पहली बात हो गई। इसका एंजाइम कौन सा होता है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है इस रिएक्शन के लिए। लेकिन लिवर में आपको ग्लूकोकाइनेज नाम का एक एंजाइम मिलता है जो ज्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि आपको लिवर में क्या होता है, ज्यादा तेज ग्लाइकोलिसिस करना पड़ता है एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड। फिर दूसरी रिएक्शन अपनी कौन सी है? PFK1 वाली, जिसमें हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। इसके जो पॉजिटिव रेगुलेटर्स है वो है 2,6-FBP। 2,6-FBP की बहुत प्यारी सिग्नलिंग है PFK2 और 2,6-FBP के, कभी समय मिलेगा तो मैं तुमको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको। 2,6-FBP जो होता है वो क्या करता है? इसको पॉजिटिवली रेगुलेट करता है। और एटीपी जो है, जब एटीपी लो कॉन्सेंट्रेशन में सेल में, मतलब सेल क्या है, लो सेल एनर्जी स्टेट पे है, तब तो एटीपी लो कॉन्सेंट्रेशन में होता है और वो क्या करता है? इसको PFK1 को पॉजिटिवली रेगुलेट करता है। लेकिन जब एटीपी हाई कंसंट्रेशन में हो जाता है सेल के अंदर, तो वो इसी PFK को नेगेटिवली रेगुलेट कर देता है। जरा इसको देख लो, मान लो ये PFK है हमारा एंजाइम, अगर इसकी एक्टिव साइड पे एटीपी जुड़ेगा, तो एक्टिव साइड पे एटीपी कब जुड़ेगा? जब एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा। लेकिन जब एटीपी बहुत हाई बन जाएगा, सेल के अंदर हाई बन जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा कैटाबॉलिज्म हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बहुत सारे एटीपी बनेंगे। तो जब हाई एटीपी कॉन्सेंट्रेशन होता है तो इसकी एफिनिटी जो होती है एटीपी की, वो एलोस्टेरिक साइड के लिए हो जाती है। अब मैंने तुमको कल एंजाइमोलॉजी पढ़ाया था, अगर मैं तुमको ये बोलूं कि एक्टिव साइट की जो केएम है वो कम है और एलोस्टेरिक साइट की केएम जो है वो ज्यादा है, तुमको कमेंट में बताना है कि ये स्टेटमेंट मेरा सही है या नहीं। ये बताना है तुमको कमेंट में नीचे कि ये स्टेटमेंट मैंने सही बोला है कि नहीं, कि एक्टिव साइट की केएम ज्यादा है और एलोस्टेरिक साइट की केएम कम है। सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ, एक्टिव साइट की केएम कम है और एलोस्टेरिक साइट की केएम ज्यादा है। ये सही है या नहीं है, ये तुमको कमेंट में बताना है। मैंने नहीं बोला है कि सही है, ध्यान रखना, तुमको सोचना है एंजाइमोलॉजी के टर्म्स में कि कब एटीपी की एफिनिटी कब ज्यादा होना चाहिए और कब कम होना चाहिए, और उसके बेसिस पे बताना है। PFK1 जैसा कि मैंने तुमको बताया कमिटमेंट स्टेप को फॉलो करवाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये कहानी ऑलरेडी हो चुकी है। लास्टली आ जाते हैं अपन अब आखिरी रिएक्शन, जिसमें हम पीईपी का कन्वर्जन करते हैं। आपका किसमें पीईपी का कन्वर्जन होता है? आपका किधर? जस्ट अ मिनट, एसी बंद करना है। नो सी, पीईपी का कन्वर्जन आपका आखिरी रिएक्शन में किधर होता है? पायरुवेट में होता है। इसके लिए जो आपका पॉजिटिव रेगुलेटर है वो एडीपी, जो कि लो सेल एनर्जी को बता रहा है, और 1,6 फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट, 1,6 फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट का बनाया था। अब जरा इधर देखना एक बार, ये पूरा रेगुलेशन का मैकेनिज्म है यहाँ पे।
ये 1,6 फ्रक्टोज बेस फॉस्फेट बनाया था ना, देखो ये पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहा है आपके पायरुवेट काइनेज को, एटीपी नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है पायरुवेट काइनेज को, सिट्रेट भी नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है पायरुवेट काइनेज को, है ना। मतलब सिट्रेट और एटीपी का यूजुअल जो है वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज पे होता है। एडीपी एएमपी पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहे हैं टीएफके1 को, क्योंकि ये लो सेल एनर्जी को बताते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, एडीपी हाई एनर्जी के बारे में बात करता है, एडीपी एएमपी लो सेल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। चलो आगे बढ़े, तो इसमें ध्यान रखना एलेनिन जो है, एलेनिन एलेनिन अपना अमीनो एसिड है जो, वो भी आपका क्या होता है, इसको नेगेटिवली रेगुलेट करता है, किसको, पायरुवेट काइनेज को, ये जो एंजाइम है ना अपना इसको। अच्छा ये डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिव होता है, बट आज जाने देते हैं, उधर के लिए नहीं जाते। और एटीपी जो है वो भी इसको नेगेटिवली रेगुलेट करता है। एलेनिन के लिए एक चीज और समझ लो, चलो एक चीज और बता देता हूँ, ये बेसिकली ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन करके पायरुवेट में कन्वर्ट कर सकता है। एलेनिन जो है वो आपका, उसका जो कीटो एसिड है, आई थिंक अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म तो हम नहीं पढ़ेंगे, बट हर एक अमीनो एसिड का एक कीटो एसिड होता है। एलेनिन जो है वो कीटो एसिड है आपका, किसका, एलेनिन का कीटो एसिड है, सॉरी पायरुवेट। तो एलेनिन का कन्वर्जन करके आप पायरुवेट बना सकते हो। और अगर तुमने कोरी साइकिल वगैरह पढ़ी है तो उसमें थोड़ा बहुत आता है इससे रिलेवेंट बात। लेट्स मूव ऑन। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट फॉर योर ग्लाइकोलिसिस। आई नो कि बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से मेरा मतलब है कि जितना समय हमारे पास है हम इससे ज्यादा नहीं जा सकते इसके ऊपर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस बेसिकली रिवर्स है आपके ग्लाइकोलिसिस का, बट इतना इजी भी नहीं है कि आप डायरेक्टली उसको उल्टा चला दो। तो उसमें कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान रखना पड़ेगी। उल्टे ग्लाइकोलिसिस की जब हम बात करते हैं कि भैया ग्लूकोनियोजेनेसिस उल्टा ग्लाइकोलिसिस है, वो तो सही बात है, लेकिन कैसे। 4 रिएक्शन है इसके अंदर मेजरली। पहली है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की रिएक्शन, दूसरी है फॉस्फोनिल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज की रिएक्शन, तीसरी है FBPS1 की रिएक्शन, और चौथी है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की रिएक्शन। देखो हमने 3 रिएक्शंस पे बात की थी ग्लाइकोलिसिस में, ग्लूकोकाइनेज जिसको हम लोग हेक्सोकाइनेज बोल रहे हैं पहली रिएक्शन, PFK1 तीसरी रिएक्शन, और आखिरी पायरुवेट काइनेज जिससे पायरुवेट बनता है। पायरुवेट काइनेज मतलब पायरुवेट का फॉस्फोराइलेशन नहीं करना। आखिरी रिएक्शन में पायरुवेट काइनेज नाम का एंजाइम है जो आपका पीईपी का डीफॉस्फोराइलेशन करके पायरुवेट बना रहा है, डीफॉस्फोराइलेशन करके, और एटीपी का फॉस्फोराइलेशन कर रहा है वो। ठीक है, ध्यान रखना है बात। ये थोड़ी अजीब सी बात है, बट ऐसी बात है ये। यूजुअली हम बोलते हैं कि काइनेज वो एंजाइम्स होते हैं जो एटीपी की मदद से फॉस्फोराइलेशन करते हैं चीजों का, बट पायरुवेट काइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो काइनेज तो है नाम से, बट वो एटीपी बिल्ड कर रहा है, मतलब एटीपी का फॉस्फोराइलेशन कर रहा है और सबस्ट्रेट का डीफॉस्फोराइलेशन कर रहा है। इंटरेस्टिंग है ये बात, याद रखना। नाउ ग्लाइकोलिसिस के बाद में अगर हम ग्लूकोनियोजेनेसिस पे बात करें, तो आप पायरुवेट से शुरू करोगे। पहले तो समझ लो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है भैया। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट चीज से ग्लूकोज को बनाना। नॉन कार्बोहाइड्रेट से बना मतलब हो गया एसिटाइल कोए या पायरुवेट भी हो गया। अब एसिटाइल कोए से हम लोग कभी भी ग्लूकोज नहीं बना सकते, इसके लिए ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल लगती है, और वो एनिमल्स में नहीं है। ठीक है, मतलब ह्यूमंस में नहीं है, हायर मैमल्स में नहीं होती है वो, हायर एनिमल्स में, सॉरी। तो हम लोगों को पायरुवेट से हम लोग वापस ग्लूकोज बना सकते हैं, तो इसलिए हम पायरुवेट से शुरू करते हैं, हम लोग एसिटाइल कोए से शुरू नहीं करते हैं। तो पायरुवेट से हमने शुरू किया, शुरू करते हुए हम लोग गए फॉस्फोनिल पायरुवेट पे। लेकिन पायरुवेट से फॉस्फोनिल पायरुवेट जाना है तो पहले हम पायरुवेट से जाते हैं ऑक्सिलो एसीटेट। इसके लिए जो एंजाइम लगता है उसका नाम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये पहला वाला एंजाइम जो है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसको पॉजिटिवली रेगुलेट करता है एसिटाइल कोए। तो एसिटाइल कोए ज्यादा होगा तो भी मतलब हाई एनर्जी पे हो आप, एसिटाइल कोए ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा यार पायरुवेट को और एसिटाइल कोए में मत बदलो, ऑलरेडी बहुत ज्यादा हूँ मैं। तो वो क्या बोलेगा, आप काम करो वापस ग्लूकोज में बदल लो, स्टोर कर लो उसको। तो ऐसे ही कुछ चलता है यहाँ पे। फिर पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है, अब देखो एक चीज समझ लो, थोड़ा सा बता देता हूँ इसको। पायरुवेट जो है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सिलो एसीटेट जो है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड है, और फिर वापस से पीईपी जो है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। तो जब आप 3 कार्बन कंपाउंड से 4 कार्बन कंपाउंड पे जाते हो तो आप एक CO2 यूज करते हो कार्बन बढ़ाने के लिए, और जब आप वापस 4 कार्बन से 3 कार्बन पे आते हो तो यहाँ से वापस आप CO2 क्या करते हो, रिमूव कर देते हो। कार्बोक्सिलेशन और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन चलती है। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए जो आपको कोएंजाइम लगता है उसका नाम होता है बायोटिन, जो कि विटामिन B7 होता है, और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए जो कोएंजाइम लगता है वो होता है थायमिन पायरोफॉस्फेट, जो कि आपका थायमिन का होता है। ठीक है, विटामिन B1 का। ठीक, तो कहानी बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी है, बट आज के लिए हम लोग बहुत स्पेसिफिक रखेंगे। फिर ऑक्सिलो एसीटेट जो है, ऑक्सिलो एसीटेट से क्या बनता है, पीईपी बनता है, और उसके लिए जो एंजाइम होता है वो कौन सा था, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। ये लिखा हुआ फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। इस तरीके से आपका अरेंजमेंट होता है। जीटीपी जो होता है वो जीडीपी में कन्वर्ट होता है। ध्यान रखना है एटीपी यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे जीटीपी यूज हो रहा है। एनर्जी टर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बट सवाल में आ सकता है। फिर आप ऊपर जाओगे रिवर्सल रिएक्शन करते करते करते, फिर आप पहुंचोगे फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट पे। जब आप फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट पे पहुंचोगे तो यहाँ पे आपके पास में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज होगा, ये लिखा हुआ है FBPS1।
ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज होगा ये आपको इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, और जब भी फॉस्फेटेज यूज करते हैं तो वो पानी यूज करते हैं और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर दिया इसमें। आखिरी में आप आ गए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे, और यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज यूज करके ग्लूकोज दे देगा। सेम वही रिएक्शन होगी, पानी यूज करेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव कर देगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नाम का एंजाइम है ये आपको लिवर और किडनी में ही मिलता है, मसल्स वगैरह में नहीं मिलता है। इसलिए मसल्स जो है वो कभी भी अपना खुद का ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं चला पाती है। वो यहाँ तक तो पहुंच सकती है लेकिन उसके बाद में कुछ भी नहीं पॉसिबल है। तो फिर वो या तो वो यूजुअली क्या करती है, कोरी साइकिल परफॉर्म करती है, और कोरी साइकिल परफॉर्म करके अपने पायरुवेट को ब्लड के थ्रू यूजुअली एलिनिन के फॉर्म में वो लिवर में भेजती है। वहां पे लिवर में आपका एलिनिन फिर पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद में फिर वो वहां पे ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है लिवर में, और लिवर में ग्लूकोज प्रोड्यूस होने के बाद में वो फिर वापस मसल में आता है। तो ऐसे करके पूरी कहानी चलती रहती है। तो ऐसी कुछ पिक्चर है। दैट्स हाउ योर मेटाबॉलिज्म इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से एक है मेटाबॉलिज्म, बट टाइम की कमी की वजह से हम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन टीसीए के ऊपर। अगर हम टीसीए की बात करें तो इसका दूसरा नाम ऑब्वियसली तुमने सुना होगा, क्रैब हेम्सलेट साइकिल, या इसको हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो पहले तो ये समझ लो कि टीसीए को टीसीए क्यों बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं। तो भाई साहब जो आपका सिट्रिक एसिड है ना, सिट्रिक एसिड, इसके अंदर 3 COO ग्रुप है, COOH ग्रुप है, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक भी बोलते हैं। मैंने स्ट्रक्चर्स शायद नहीं लिए हैं, नहीं लिए स्ट्रक्चर्स, तो ओके, तो कोई बात नहीं, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो इतना ध्यान रखो कि जो हमारा टीसीए है ये आपका एक एरोबिक पाथवे है। हाँ, ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक पाथवे, ध्यान रखना, ग्लाइकोलिसिस को है एनारोबिक पाथवे, यूनिवर्सल पाथवे साइटोसोल में चलता है। बट अगर हम टीसीए की बात करें और साइटोसोल की बात करें तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स दोनों में। लेकिन अगर हम टीसीए की बात करते हैं तो ये वाला आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है, पहली बात, यूकैरियोट्स में ऑब्वियसली, प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल में चलता है, कोई दिक्कत वाली बात। परफेक्ट। तो यूजुअली इसको एरोबिक पाथवे क्यों बोलते हैं, ध्यान रखना कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है ऑक्सीजन का, बट फिर भी एरोबिक पाथवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो NADH2 वगैरह आपने प्रोड्यूस करना है इसके अंदर, वो आप ETS के थ्रू ही यूजेबल फॉर्म में बदल पाओगे, और ETS के अंदर डायरेक्टली ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, इस वजह से डिपेंडेंट है ऑक्सीजन के ऊपर, इसलिए इसको एरोबिक पाथवे कहते हैं, बट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, याद रखना। एसिटाइल कोए के थ्रू चलती है ये, और कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलती है, बात ऑलरेडी हो चुकी है। अब देखो हमारे पास पायरुवेट है, पायरुवेट में हम कोएंजाइम ए लगाते हैं, ये सारी कहानी करेगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, 3 अलग अलग एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, एक आपका कोएंजाइम ए एडिशन करता है, एक डीकार्बोक्सिलेशन करता है, और एक आपका इसका रिडक्शन करता है बेसिकली NADH का, है ना, NAD प्लस से NADH2, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करता है। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो ना तो तुमको एक चीज नोटिस करोगे तुम कि ग्लूकोज से शुरू करते हुए अभी तक अपन आ गए एसिटाइल कोए पे, यहाँ पे लगातार ऑक्सीडेशन ही हो रहा है इसका, ग्लूकोज का, और आपका रिड्यूस होते जा रही है, NADH में बदलता जा रहा है, इसका रिडक्शन चल रहा है लगातार। अरे बात समझ में, इसलिए मैंने बोला था कि कैटाबोलिज्म क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, चलो अब अपन साइकिल कैसे याद रखें, बहुत आसान है साइकिल याद रखना, सुनो। ग्लूकोज है हमारे पास जो कि एक 6 कार्बन का अरेंजमेंट है, 6 कार्बन का अरेंजमेंट बहुत सारी रिएक्शंस के थ्रू 2-3 कार्बन का अरेंजमेंट बनाता है, जिसको हम कहते हैं पायरुवेट, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद में यहाँ से 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एन पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, और उससे बन जाता है अपना एसिटाइल कोए, जो कितने बनता है, एसिटाइल कोए एक 2 कार्बन का कंपाउंड है, पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी ना अभी, तो 2 आपके पास में एसिटाइल कोए बन गए। अब ये जो एसिटाइल कोए बने ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू काम करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं, और अगर प्रोकैरियोट्स की बात करो तो साइटोसोल में, और ये जुड़ते हैं आपके ऑक्सिलो एसिटेट से। अभी बताया था ऑक्सिलो एसिटेट 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये 4 कार्बन का कंपाउंड और ये 2 कार्बन का कंपाउंड मिलकर बनाते हैं 6 कार्बन का कंपाउंड, जिसका नाम होता है सिट्रेट। और क्योंकि ये सिट्रेट बना रहे हैं बिना किसी एटीपी की इस्तेमाल के बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम हो जाता है एंजाइम का सिट्रेट सिंथेस। फिर ये सिट्रेट बनने के बाद 6 कार्बन का एक्टिनिटेज एंजाइम से इसके अंदर आइसोमेरिज्म होता है और ये बनता है आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट भी अभी 6 कार्बन का है, और यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन शुरू होती है। आइसोसिट्रेट जो है वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट होता है, और इसमें 5 कार्बन का कंपाउंड बनता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट। क्यों? क्योंकि एक CO2 यहाँ से रिमूव हो जाती है। सिर्फ 2 मिनट दो मेरे को, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा तुमको कैसे याद रखना है इसको। और उसके बाद में यहाँ से एक CO2 निकल जाती है, और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है वो होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। फिर आपका जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट है उसके ऊपर आपका अल्फा KGDH अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज काम करता है। यहाँ पे आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड और निकलती जाती है, तो आइसोसिट्रेट के बाद पहली कार्बन डाइऑक्साइड, अल्फा कीटोग्लूट्रेट के बाद दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर बनता है अपना सक्सिनाइल CoA। तो यहाँ पे CoA कहाँ से आया, तो CoA आप एडिशन करते हो, है ना, कोएंजाइम ए का एडिशन करते हो, सक्सिनाइल CoA बनाते हो, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। फिर सक्सिनाइल CoA जो है उसमें से एक GTP जनरेट करते हुए हम लोग क्या करते हैं, आपका
एक अरेंजमेंट बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सक्सिनेट बनाते हैं, और सक्सिनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है वाया जनरेटिंग योर FADH2। यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है ना, इट इज इंपॉर्टेंट। सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट पे जो जाता है वो सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज नाम का एक एंजाइम होता है, ठीक है। ध्यान रखना, सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज नाम से तो लग रहा है सक्सिनाइल कोए बनाएगा, बट ये सक्सिनाइल कोए को ब्रेक कर रहा है, सबस्ट्रेट बेस्ड एंजाइम नेम है ये। उसके बाद में आपका सक्सिनेट जो है वो फ्यूमरेट में बदलता है। अब 4 कार्बन ही चल रहा है सब कुछ। फ्यूमरेट में बदलने के लिए आपके पास में SDH नाम का एक एंजाइम होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे बाउंडेड है, इनर मेम्ब्रेन में बाउंडेड है ये वाले पे। बाकी सारे के सारे एंजाइम जितने भी अभी तक मैंने बोले TCA के, सब ये मैट्रिक्स के अंदर घूमते रहते हैं, इस तरीके से सब मैट्रिक्स के अंदर घूमते हैं। फिर फ्यूमरेट पे फ्यूमरेज नाम का एक एंजाइम काम करेगा और अल्टीमेटली इसको मेलेट में कन्वर्ट करेगा। और मेलेट अभी तक 4 कार्बन चल रहा है, ध्यान रखना, सक्सिनल कोए से। फिर अल्टीमेटली आपका मेलेट डिहाइड्रोजनेज काम करके इसको ऑक्सीजनेटेड पे बदल जाएगा और आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अब याद कैसे रखोगे, इतना सारा बोल तो दिया आपने। याद रखने के लिए तुमको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, सॉरी थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना चाहिए। है ना, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये है अपने पास में एक, इसको कोई रिश्तेदारी में मौसी बोल रहे हो, है ना। मौसी जी के जो सास है, मौसी जी के जो सन इन लॉज में सास ससुर जी है, वो बहुत फेमस है। और तुम्हारी पूरी की पूरी TCA खत्म हो गई। मौसी जी के सास ससुर जो है वो बहुत फेमस है, तो अपनी मौसी जी को इमेजिन करो, उनके सास ससुर को इमेजिन करो और उनको गजब का फेमस बना दो, तो तुम्हारी जो ये पूरी की पूरी TCA है वो खत्म हो गई। हमेशा ध्यान रखना है। अब इसको याद कैसे रखोगे, इसमें 2-3 चीजें अब इंपॉर्टेंट और है ना। तो एक गोला बनाते हैं और उसमें मौसी जी के सास ससुर को वापस लगाते हैं, ये हो गई। अब ध्यान रखना है इसके अंदर हमेशा सिट्रेट बनाने के लिए यहाँ से एसिटाइल को घुसाना है, एसिटाइल को यहाँ से घुसाना है। उसके बाद में आपका आइसोसिट्रेट से एक NADH2, मेलेट से एक NADH2, अल्फा कीटोग्लूटारेट से एक NADH2, देख रहे हो यहाँ पे, मेलेट से एक NADH2 इधर आया, तो ये 3 NADH2 आपके आ गए। सक्सिनाइल को से सक्सिनेट पे एक GTP निकल रहा है और सक्सिनेट टू फ्यूमरेट से एक FADH2 निकल रहा है, और सारी की सारी कहानी खत्म। दोनों CO2 का निकल रही है, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट पे एक CO2 निकल रही है और यहाँ पे एक CO2 निकल रही है। सिर्फ इतना सा भी अगर तुम ढंग से याद करके चले जाते हो, और इनके स्ट्रक्चर्स, प्लीज स्ट्रक्चर्स ढंग से करना, टाइम की कंस्ट्रेंट की वजह से स्ट्रक्चर पर नहीं जा रहे हम लोग, इसके एक बार स्ट्रक्चर्स ढंग से देख लेना, तो ये पूरी की पूरी TCA खत्म हो जाती है। इससे ज्यादा डिटेल में सवाल बहुत कुछ आ सकता है रेडियो लेबलिंग वगैरह पे भी, बट हम बात करेंगे उस पर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। अब ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें 2 स्थितियां बनती है, एक स्थिति बनती है कैटाबॉलिज्म की और दूसरी स्थिति बनती है एनाबॉलिज्म की। अभी तक मैंने किसी भी हार्मोन के बारे में बात नहीं करी। ग्लूकेगॉन जो है, ग्लूकेगॉन हमेशा ध्यान रखना है, ये हमारी बॉडी में क्या करेगा, हमेशा ग्लूकोज को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो अगर ये ग्लूकोज को बढ़ाना चाहता है तो ग्लाइकोजन का क्या करेगा, कैटाबॉलिज्म में फेवर करेगा। देखो ग्रीन से लिख दिया अपन ने इधर। हमेशा जो ग्लाइकोजन का कैटाबॉलिज्म होता है वो ऐसा होता है कि आपके पास में स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, जो कि आपका पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट डिपेंडेंट एंजाइम है, विटामिन B6 उस पर डिपेंडेंट एंजाइम है। और ये क्या करता है, एक एक करके ग्लूकोज को ब्रेक करता जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। आखिरी ग्लूकोज को छोड़ दिया जाए ब्रांच के, और आपके आखिरी मेन ग्लूकोज को छोड़ दिया जाए तो ठीक है, तो उस बेसिस पे ये क्या करता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के टर्म्स में ब्रेक करता जाता है। ध्यान रखना, जब भी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के टर्म्स में इसको ब्रेक करेगा, उस केस में आपका ये वाला ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जब ग्लाइकोलिसिस और TCA पूरा एरोबिक पाथवे चलाएगा तो ये 39 ATP देगा आपको। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका जो नॉर्मल ग्लूकोज है उसको जब आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलते हो तो आप 1 ATP यूज करते हो। अब यहाँ पे ऑलरेडी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के टर्म्स में तो आपको ये 1 ATP यूज नहीं करना पड़ेगा, इस वजह से ये 1 ATP यूज नहीं करने के कारण आपका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 39 ATP आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। अब कोई ये भी बोल सकता है कि सर एरोबिक रेस्पिरेशन में तो 36 ATP बनता है। देखो ऐसा है, शटल सिस्टम के बेसिस पे 36 भी हो सकता है आंसर और 38 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 37 और 39 दोनों सही है। तो ये तो आपका कैटाबॉलिज्म बहुत ब्रीफ में। फिर आ जाता है अपन एनाबॉलिज्म पे। इंसुलिन हमेशा चाहती है कि एनाबॉलिज्म हो और हमारा ग्लाइकोजन प्रोड्यूस होता रहे। हमेशा जब भी आपको ग्लाइकोजन बनाना है, आप डायरेक्टली ग्लूकोज यूज नहीं करोगे, आप हमेशा एक्टिवेटेड ग्लूकोज यूज करोगे, क्योंकि ग्लूकोज के दूसरे फंक्शन भी है, आप उसको सिर्फ स्टोर नहीं करना चाहते हो। तो यूडीपी ग्लूकोज आप इसमें यूज करते हो, और यूडीपी जो होता है वो आपका एक न्यूक्लियोटाइड है बेसिकली, और उसको आप एक्टिवेट करने के बाद में ग्लाइकोजन सिंथेज नाम का एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, अल्टीमेटली
आपका ग्लाइकोजन यहाँ पे एन ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये यूडीपी ग्लूकोज से यहाँ से यूडीपी वापस बाहर निकल जाता है और आपका ये ग्लाइकोजन जो है N+1 एक ग्लूकोज इसके अंदर और जुड़ जाता है। हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको ग्लाइकोजन बनाना है तो आपको पहले से प्रेजेंट ग्लाइकोजन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास में वो पहले से प्रेजेंट ग्लाइकोजन नहीं है तो फिर आपको ग्लाइकोजन के लिए पहले प्राइमर सिंथेसाइज करना पड़ता है। मतलब जैसे हमारे पास अगर डीएनए रेप्लिकेशन करना है तो पहले से प्रेजेंट डीएनए चाहिए, टेम्पलेट चाहिए। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है कि अगर आपको यहाँ पे ग्लाइकोजन बनाना है और बिल्कुल ग्लाइकोजन है ही नहीं पुराना, तो फिर आपको एक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जिसका नाम होता है ग्लाइकोजेनिन। और इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, बट ग्लाइकोजेनिन जो होता है वो आपको अल्टीमेटली एक प्राइमर की तरह ग्लाइकोजन, छोटा मोटा ग्लाइकोजन 8-10 ग्लूकोज यूनिट का बना के दे देता है, फिर उसके ऊपर हमारा ग्लाइकोजन सिंथेस काम कर लेता है। इसका कारण सीधा सीधा ये है कि ग्लाइकोजन सिंथेस जो है वो डायरेक्टली ऐसे उठा के शुरू नहीं हो सकता है ग्लूकोज रेसिड्यूज को पिक करके। सो दिस वाज ऑल फॉर योर ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। इसको मैंने बहुत ब्रीफ रखा है क्योंकि इसकी डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है। इन 3 टॉपिक्स पे थोड़ा ध्यान से काम करना है, टीसीए पे, ग्लाइकोजन ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलिसिस, इस पे अच्छे सवाल बनते हैं रेगुलेशन वाले। सो विद दैट नोट, थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस। आई होप तुमको मजा आया होगा लेक्चर के अंदर। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सफिशिएंट है, बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, लेकिन क्योंकि मेटाबॉलिज्म का कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत ही ज्यादा मिनिमल है, तो तुम अगर इसको भी ढंग से करके जाते हो तो तुम लॉजिकली फिर से सोच के और कुछ ना कुछ निकाल सकते हो। जरूरी नहीं अटेम्प्ट करना, बहुत सारी चीजें और अटेम्प्ट करने के लिए, बट एक बार थोड़ा तैयार रहेगा तो तुम सोच पाओगे सवाल के ऊपर। आसान सवाल आ जाता है, तो जैसे PFK1 के बारे में ही सवाल आ गया तो क्या दिक्कत है, करके आ जाना उसको। ठीक है, चलो, तो विद दैट नोट, इतना समय दिया आप लोगों ने उसके लिए थैंक यू वेरी मच। कल मिलता हूं मैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ में, इंटरेस्टिंग बायोकेमिस्ट्री का एक और लेक्चर लेके, और उसी के साथ में मजे से पढ़ो, चीजों को कनेक्ट करो, एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करो और फिर उसके बाद में अपने कंजक्चर्स बिल्ड करो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड सी यू टुमारो। गुड नाइट।